शुरू करें भाई। देखिए अपना चल रहा था ईथर। ईथर की लास्ट सिचुएशन कहाँ तक हो गई थी बताइए? निर्जलीकरण हो गया था। क्या क्वेश्चन लिखा दिया था मैंने? क्या होता है जबकि डायथिल ईथर को H2O3 की उपस्थिति में दिखा दिया था ना? तो इसके बाद कोई पॉइंट डलवाया क्या? नहीं डलवाया। इसके बाद लिखिए अपचयन। अपचयन लिखो। इसके बाद अपचयन लिखो पहले। इधर आ जाओ, सुन लीजिए भाई। आगे 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 एक मिनट ध्यान दिया। नंबर कौन सा है भाई? 11वां। आवाज बंद कर ले, ध्यान से सुने। अपचयन जो है, डायथिल ईथर का अपचयन दो प्रकार से होता है। एक तो सोडियम और द्रव अमोनिया की उपस्थिति में, और दूसरा होता है लाल फास्फोरस अम्ल की उपस्थिति में HI अम्ल से। तो अपचयन लिख के लिखो A, सोडियम व द्रव अमोनिया की उपस्थिति में सोडियम वे द्रव अमोनिया की उपस्थिति में, इधर देख लीजिए, देख लीजिए से लिख दिया। भी लिखो HI अम्ल और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में देखिए बोर्ड पे देखिए ध्यान से। डायथिल ईथर का अपचयन जब सोडियम और द्रव अमोनिया की उपस्थिति में करते हैं तो देखिए क्या बनेगा, आपने आप बताइए। C2H5 को और एक C2H5 और एक C2H6 हो गया। तो क्या बन गया भाई? C2H5OH प्लस ये तो बना और ये बना एथेन। कोई प्रॉब्लम? पहली बात क्लियर हो गई? इधर देखिए, जब HI लाल फास्फोरस की उपस्थिति में करते हैं तो 4H से, तो ध्यान देना ये 2 3 लग रहा है, 2H और A को मिलकर तो क्या हो गया? C2H5 और एक H, C2H6, C2H5 और एक H, C2, तो ट्वाइस एथेन बन गया प्लस क्या बात हो गया भाई? समझ में आ गया? तो जब डायथिल ईथर का अपचयन सोडियम और द्रव अमोनिया की उपस्थिति में होता है तो एथेनॉल और एथेन बनते हैं, और जब लाल फास्फोरस HI की उपस्थिति में होता है तो एथेन। क्या भाई? नंबर 12 ऑक्सीकरण। पहले समझ ले फिर लिखेंगे। इधर देखो, संरचना सूत्र में लिख देता हूं CH3 CH2 और CH2 CH3 डायथिल हो गया।
इसका हम पढ़ रहे हैं भाई ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण आपको याद है किसकी उपस्थिति में होता है? अम्लीय, पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में होता है। सबको मालूम है? देखिए ध्यान से, ये H और A को क्या मारोगे? ये लिख दिया -H2O। अब देखना यहां से यहां तक क्या बचा? CH3 CHO। यहां से यहां तक क्या बचा? CH3 CH और एक को, तो क्या हो गया? ट्वाइस एच प्लस नेर बराबर क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। और एल्डिहाइड का फिर ऑक्सीकरण करेंगे तो बता रहा है CHO समूह काय में बदलता है? COOH। तो ये COOH और COO यानी ट्वाइस CH3 एथेनोइक। समझ में आ गई? लिखो, जब डाइएथिल ईथर का ऑक्सीकरण, जब डाइएथिल ईथर का ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में किया जाता है, तो पहले एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। लिख दो, इक्वेशन लिख दो। रस लिखो भाई। बोले डाइएथिल ईथर से एथेनोइक अम्ल का निर्माण कैसे करोगे? डाइएथिल ईथर से एथेनोइक अम्ल का निर्माण कैसे करोगे? नंबर 13 इंपॉर्टेंट लगा लें। क्लोरीन से क्रिया, क्लोरीन से क्रिया। देखिए भाई, डाइएथिल ईथर जो है ये क्लोरीन से दो प्रकार से क्रिया करता है। एक तो अंधेरे में क्लोरीन से क्रिया और एक प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया। दोनों ही इक्वेशन लिखनी होती है, ये याद रखना जब भी पूछा जाए। तो ए लिखो, क्लोरीन वो अंधेरे में क्लोरीन से क्रिया, ए अंधेरे में क्लोरीन से क्रिया। देखिए इसे संरचना सूत्र में लिखेंगे CH3 CH2O CH2 CH3। पहली बात समझ में आ गई? फिर इसकी हम क्लोरीन से क्रिया कराएंगे। यहां लिख दिया मैंने
ध्यान दीजिए बोर्ड पे, ये अल्फा हाइड्रोजन और ये बीटा, ये अल्फा अल्फा डैश, ये अल्फा और ये अल्फा डैश, ये बीटा और ये बीटा डैश। ध्यान देना, ये वाला एक एच एक सीएल से क्रिया करके क्या वाला निकाल देना, सीएल माइनस एचसीएल। क्या बचा यहाँ पर, पहले वो बोल दीजिए, CH3 CH O CH2, एक सीएल बचा, कहां जुड़ेगा, यहां से हटा, वही जुड़ता है ना, कोई प्रॉब्लम। अल्फा क्लोरो डाई एथिल ईथर, फिर क्लोरीन से क्रिया होगी दोबारा से, फिर से ये HCl से क्या बचा बोलिए, CH Cl बॉन्ड O बॉन्ड CH बॉन्ड, यहां से हटाना, ये Cl जुड़ेगा, अल्फा ये अल्फा डैश डाई क्लोरो एथिल, आ गई बात समझ, लिख दीजिए, इससे आसान तरीका नहीं है इसका। अरे फैजान नहीं आएगा है, लो ये कर जाएगा बर्तन मारने में क्या हो गया, बर्तन मारने तेरा नाम लेगा। समीकरण तो समझ में आ गई ना, एक बार अल्फा से प्रतिस्थापन कर दो और एक बार अल्फा डेल्टा से प्रतिस्थापन कर दो। देखो प्रकाश में बी, प्रकाश में देखिए भाई, इसके लिए हम क्या करेंगे, वही डायरेक्ट ईथर को संरचना सूत्र में लिख लिया, आप भी लिख लो, लिख दिया। अब कुल एच गिन लो कितने हैं, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 CH2 से क्रिया करा दो, आ गई बात समझ में। अब इधर देखिए, देखो ये 10 Cl से क्रिया करके तो क्या बना देंगे, 10 HCl, इसका मतलब ये सारे छट गए ना, यहाँ कितने Cl है टोटल, अरे कार्बन 10 है ना, तो 10 तो चले गए, 10 बचे, तो जहां से जितने ये छटे क्या हो जाएगा बोलो, प्लस 10 पर क्लोरो डाई एसिड, ठीक है। पर क्लोरो डाई लीटर,
नंबर कौन सा इक्वेशन नंबर, पहले प्रश्न लिखो। क्या होता है जबकि डायएथलीथर क्लोरीन से क्रिया करता है? तो दोनों भी क्रिया लिखनी होगी, याद है ना। डायएथलीथर क्लोरीन से क्रिया करता है। बात नहीं भाई, अब ध्यान रखना। अब कुछ अभिक्रियाएं एनिसोल की भी अपने को दी है। एनिसोल अपने को पता है C6H5OCH3, ये एनिसोल कहलाता है। यानी कि ये C6H5OCH3 क्या कहलाता है ये? अब नीचे लिख लो एनिसोल। 14 से पहले डालो, पहले एनिसोल लिख लो नीचे। अभी 14 तो डलाएंगे, अब इसके बाद डलवाएंगे। पहले सूत्र लिखवा लेते हैं। एनिसोल देखो सूत्र, क्योंकि इस बार इसे अलग से दिया है। सूत्र लिख दो, नीचे लिखो सूत्र। C6H5OCH3 या दोनों तरह से लिखो OCH3। नंबर 1 मैथिल क्लोराइड से क्रिया। मैथिल क्लोराइड से क्रिया, मैथिल क्लोराइड से क्रिया। देखिए देखो, जब एनिसोल की मैथिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है, तो 2-मेथोक्सीटालोइन और 4-मेथोक्सीटालोइन बनते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं भाई? निर्जल AlCl3 आ रहा है, शाबाश। इस अभिक्रिया को फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। देखिए भाई, ये OCH3 O एक बार O2 दिए HCl और एक बार पेरा से, यहाँ एक बार O2 पे क्या हो जाएगा, एक बार इस पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 2 मेथोक्सी और C6H5CH3 को टालोइन कहते हैं। और ये 4 1 2 3 4 मेथोक्सी
चालू है, लिखिए। यही पढ़ चुके हैं अपन भाई पहले भी। पढ़ चुके ना, ये भी फ्री डेल करना भी एसिडिक क्लोराइड से ये HCl एक बार ऑर्थो पे COCH3 और एक बार पैरा पे ये भी कौन सा डिग्री कहलाती है? फ्री डेल। लिख दीजिए नंबर सेकंड लिखिए एसिटिल क्लोराइड से और ब्रैकेट में लिख दीजिए फ्री डेल क्राफ्ट अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से और ब्रैकेट में लिख दीजिए किससे क्रिया भाई? फ्री डेल क्राफ्ट अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से लिख के और क्या लिखेंगे? फ्री डेल क्राफ्ट अभिक्रिया लिख दीजिए सर। थर्ड लिख दो सांद्र नाइट्रिक अम्ल से सांद्र नाइट्रिक अम्ल से वही फिनोल वाले अभिक्रिया एक बार ऑर्थो पे NO2 और एक बार और ये H2O क्या कर दूं मैं? और किसकी उपस्थिति में होती है? ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और पैरा नाइट्रो एनिसोल
भाई फिनोल वाली अभिक्रिया है सारी इसकी। ब्रोमीन से नहीं बिहार में लिखेगा। तेरा ब्रोमीन से वही ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट की होगी रिएक्शन बस ये एरोमेटिक ईथर की। ब्रोमीन से साथ नहीं नहीं लास्ट है HIM नंबर 6 से भाई किससे HI से लास्ट में किससे भाई HI प्रश्न लिखो इसमें देख के क्या लिखना है यार एक से क्या लिखना है और तो मेरा चलिए नाम ही तो लिखना है बस वही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है सारी वही फिनोल वाले अभिक्रिया हैं
इसके नीचे प्रश्न लिखो। देखो एनी सॉल्व HI से क्रिया करके HI से क्रिया करके फिनोल और मेथिल आयोडाइड बनाता है, क्यों? जबकि सारे तो नहीं बना रहे, यही बना रहा है। फिनोल क्या बनाता है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ध्यान रखना, ये एरिल ऑक्सीजन बंद है और एक एल्किल ऑक्सीजन बंद है। सुनो ध्यान से, ये एरिल ऑक्सीजन जो बंद है वो ऑक्सीजन में और एल्किल समूह की तुलना में क्या होता है? अधिक प्रबल होता है। इसलिए इसका मेथिल समूह का प्रतिस्थापन होता है और CH3 आयोड यहाँ क्या बन जाता है? वो एक फिनोल का कारण निकलो, क्योंकि एनिसोल में एरिल ऑक्सीजन बंद, एरिल का मतलब हो गया ना C6H5, एरिल ऑक्सीजन बंद, कॉमा लगा दो, एरिल ऑक्सीजन बंद, ये वाला एरिल ऑक्सीजन बंद, कॉमा लगाओ। आप जो लिख रहे हैं सुनो, मेथिल ऑक्सीजन बंद की तुलना में, देखो मेथिल ऑक्सीजन बंद की तुलना में अधिक प्रबल होता है। इसलिए मेथिल ऑक्सीजन बंद टूटकर मेथिल ऑक्सीजन बंद टूटकर फिनोल वे मेथिल आयोडाइड बनाता है। फिनोल और मेथिल आयोडाइड बनाता है। इसके बाद देखो उपयोग, उपयोग तो ड्राई क्लीन में, नंबर 1 ड्राई क्लीन में, ये कपड़े वपड़ों की धुलाई होती है ना ड्राई क्लीन में। और नंबर 2 अनेकों कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में, अनेकों कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में। अनेकों कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में। नेक्स्ट प्रश्न लिखो, प्रश्न लिखो, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण लिखो। ए